बस रे बस, कुछ नहीं। उधर ऑनलाइन कनेक्ट हो गए बच्चे। ठीक है भाई। तो क्या है यहाँ पर 11th का पोर्शन देख रहे थे। कल वाला चैप्टर दरअसल बाय मिस्टेकली पहले ही खत्म हो चुका है। बाय मिस्टेकली कैसे हो गया भाई? अर्थवर्म का स्ट्रक्चर हम देख चुके थे, कॉकरोच का हम स्ट्रक्चर देख चुके थे। तो आज हम नया स्ट्रक्चर, नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, उस नए चैप्टर में ये चीज है कि यहाँ पर हम सेल है ना, ये सेल है द यूनिट ऑफ लाइफ है ना, सेल स्ट्रक्चर देखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो जनरली यहाँ पे सेल के लिए हम क्या करते हैं, जब हम सेल का यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं ना। साइटोलॉजी के थ्रू हम क्या करते हैं, सेल की स्टडी करते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, किस टाइप की है, कैसा उसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है। ये सारी चीजें हम काय में देखते हैं, साइटोलॉजी में देखते हैं। रॉबर्ट हुक जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था, यहाँ पे रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप बनाया था। उसमें जो कॉर्क थी, कॉर्क की एक पतली यहाँ एक स्लाइड काटी थी और उस स्लाइड के अंदर में इन्होंने एक स्ट्रक्चर देखा था जिसको इन्होंने सेलुला बोला था। ठीक है, क्या चीज बोला था, सेलुला। किसने, रॉबर्ट हुक ने। और इनने एक बुक लिखी थी माइक्रोग्राफिया, जिसके अंदर में इन्होंने सेलुला शब्द वर्ड यूज किया और बाद में इसको सेल में चेंज कर दिया था। जो सेल में चेंज किया था तो यहाँ पे ग्रीव और मैल्पीगी जो थे, इन्होंने पादप और जंतुओं की सेल्स देखी थी। सॉरी नहीं, अभी कोरोना नहीं हुआ भाई। अभी से कोरोना कर दोगे मेरे को तो कैसे होगा। ठीक है, उसके बाद लुवेनहॉक ने यहाँ पे एक फ्री, यहाँ पे स्वतंत्र सेल देखी थी सबसे पहले। और इन्होंने क्या किया था, इसको एनिमल के अंदर, एनिमल की देखी थी और इसने इसको नाम दिया था जंगली एनिमल कुलस, जंगली एनिमल कुलस। ठीक है, और ये इन्होंने अपनी एक बुक थी इनकी सीक्रेट ऑफ नेचर, उसमें प्रकाशित किए थे। ठीक है, एंटिनो लुवेनहॉक ने, है ना। जब सेल देखी थी इनने, स्वतंत्र सेल देखा था और उसको बोला था जंगली एनिमल कुलस। ठीक है, और किस बुक में इनने उसको मतलब पब्लिश किया था, तो उस बुक का नाम था सीक्रेट ऑफ नेचर। ठीक है, और यहीं पे लुवेनहॉक ने ही क्या किया था, एक और माइक्रोस्कोप बनाया था, खुद से बनाया था इनने खुद का। और इन्होंने भी क्या किया था, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, आरबीसी और शुक्राणुओं का एग्जामिनेशन किया था, उनकी स्टडी करी थी, उनका स्ट्रक्चर देखा था, है ना। फिर यहाँ पर इतनी चीजें हुई। इसके बाद एक सेल थ्योरी दी, है ना, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। उस कोशिका सिद्धांत में जो जे एच ड्रायूटेज थे, इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। और इस समय यहाँ पे जर्मनी के भी दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने भी सेल सिद्धांत को और ज्यादा अच्छे से यहाँ एक्सप्लेन किया था। उनका नाम था स्वीडन और स्वान, जर्मन वैज्ञानिक थे। ठीक है, और इन्होंने ये बताया था कि जीवित जीव कोशिकाओं से, मतलब जो भी जीवित जीव है या जो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो क्या होता है, एक जीवित लाइफ सेल्स का एक कंपोजिशन होता है। मतलब उसके अंदर में बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है जिसकी उसकी पूरी बॉडी बनी होती है। और यहीं पे स्वीडन और स्वान ने ये भी बताया था कि जो सेल होती है उसमें मतलब ये जो स्वीडन और स्वान होता है, इनने बताया था कि उसके अंदर में विभाजन की क्षमता होती है, जिसके कारण वो अपनी संख्या में वृद्धि कर लेते हैं। साथ में जो स्वीडन और स्वान है, इन्होंने ही स्वतः जननवाद दिया था, है ना, स्पॉन्टेनियस जर्मिनेशन, है ना, स्पॉन्टेनियस जर्मिनेशन, स्वतः जननवाद भी किसी ने दिया था, स्वीडन और स्वान ने बोला था। और इन्होंने बोला था कि पहले से ही कोई कोशिका रहती है, उसमें मुकुलन होता है और उस मुकुलन के द्वारा ही क्या हो जाती है, नई सेल्स भी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो ये था कोशिका सिद्धांत। फिर इस कोशिका सिद्धांत की कुछ अपवाद भी थे कि क्या चीजें यहाँ पर नहीं होती है, मतलब किसके ऊपर ये मतलब वर्क नहीं कर रहा है। तो कहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है, वायरस में नहीं कर रहा है, वायरॉइड में नहीं कर रहा है, जो प्रियॉन सेल रहती है वहां पर ये
कोशिका सिद्धांत वर्क नहीं करता है, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पे रूफोल्ट वेरिच से, जिन्होंने कोशिका सिद्धांत में चेंजेस किया और इन्होंने यहाँ पे सेल लाइनेज का नियम दिया, और इसमें इन्होंने बताया कि कोई भी सेल पहले से जो एक कोशिका जो प्रेजेंट है, पहले से कोई सेल प्रेजेंट है, उसी से एक नई सेल का डेवलपमेंट होता है, ये बताया था। और इस सिद्धांत को सेल डेक्स्ट्रॉइन कहा था। और इसके अनुसार ये चीज हो रही थी कि जो जीवन की उत्पत्ति है ना, या जो जीवन या जो जीवधारी है, वो सब किससे बने हुए हैं? कोशिकाओं से बने हुए हैं। बेटा नेटवर्क में जा, बाकी लोगों को आवाज आ रही है? बाकी लोगों को क्लियर आवाज आ रही है? यस। तो फिर छाया बेटा नेटवर्क में जाओ अच्छे से। दूसरी चीज में यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म है ना, बहुत ही बढ़िया। कोशिका के अंदर में क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है, और इसके अंदर में क्या होते हैं? ऑर्गेनेल्स रहते हैं, अलग अलग प्रकार के ऑर्गन रहते हैं, और वो ऑर्गन क्या होते हैं? एक दोहरी झिल्ली या एक झिल्ली से घिरे हुए रहते हैं। और ये जो ऑर्गन है, इस प्रोटोप्लाज्म, हम कोशिका द्रव्य को क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म में बोलते हैं ना। तो उसके बाहर ये जो ऑर्गेनेल्स है, जो ऑर्गन्स है, वो बाहर जीवित नहीं रह सकते। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, ये बाहर किसी जीवित नहीं रह पाते हैं ना। अगली चीज, कोई भी कोशिका कभी भी उत्पन्न नहीं होती है, मतलब सभी प्रकार की कोशिकाओं के उत्पन्न होने के लिए उसकी जनन कोशिका होना आवश्यक है। और जो भी कोशिका होती है, अगर कोई जीवधारी है, तो उस जीवधारी के अंदर में जितनी भी उपापचयी क्रियाएं हो रही है, वो सारी एक बेसिक यूनिट से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले कहाँ पर होती है? कोशिका में होती है। और इसी कोशिका के अंदर में अनुवांशिक पदार्थ डीएनए भी रहता है, जो किसी भी पीढ़ी में कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाता है। और जो डीएनए होता है, उसी के अंदर में एक इंफॉर्मेशन रहती है, जो मतलब इंफॉर्मेशन रहती है जो क्या करती है? उसकी सारी बायोलॉजिकल जो प्रोसेस हो रही है, उनको कंट्रोल करती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक वीडियो देख लेते हैं। अच्छा, एक और चीज, हमने दो तरह के जीव देखे हैं। एक कोशिकीय जीव जिनको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं, बहुकोशिकीय जीव जिसको हम मल्टीसेलुलर बोलते हैं, है ना। तो दो तरह के होते हैं, जिसके अंदर में एक सेल ही सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस कंप्लीट कर ले रही, वो यूनिसेलुलर थे। और मल्टीसेलुलर, जिसके अंदर में सेल्स का ग्रुप या सेम सेल्स बहुत सारी प्रेजेंट होती है, फिर वो अपनी बायोलॉजिकल प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। तो वो क्या कहला रहे थे यहाँ पे? यूनिसेलुलर, ठीक है। ये एक वीडियो हम यहाँ पे प्ले कर रहे हैं, इस वीडियो को एक बार देखो। सेल स्ट्रक्चर का एक नॉर्मल सा एक वीडियो है। तो सेल क्या रहती है यहाँ पे? एक नॉर्मल सबसे पहले स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करती है? सारे जीवों को यहाँ पे निर्माण करती है। एक सेल मेम्ब्रेन होती है, जिसके अंदर में यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म होता है। उसके अंदर में यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनेल्स रहते हैं। केंद्रक रहता है, केंद्रक के अंदर में डीएनए प्रेजेंट रहते हैं, और उस डीएनए से ही उसकी सारी प्रोसेस होती है ना। फिर दो तरह की सेल्स होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? ऑर्गन्स प्रेजेंट होती है, मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर में ऐसी चीजें नहीं होती है। फिर दो तरह की हमको यूकैरियोटिक में देखने को मिलती है, एनिमल सेल और प्लांट सेल, है ना। फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या चीज होती है? यहाँ पे जो न्यूक्लियस मटेरियल रहता है, वो साइटोप्लाज्म में या प्रोटोप्लाज्म में वैसे ही होता है। और एक सिर्फ यहाँ पे क्या होती है? मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है। जितने भी यूनिसेलुलर रहते हैं, वो सब क्या बने, किसके बने हुए रहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स के। अब यहाँ व्हाट आर ऑर्गेनेल्स, क्या कोशिकांग क्या होते हैं? तो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनेल्स होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गन होते हैं सेल के अंदर में, जिसके कारण सेल्स की बायोलॉजिकल प्रोसेस चलते रहती है। और इस यहाँ पर जो भी फंक्शनिंग है वो होती है। तो हम यहाँ पर न्यूक्लियस देखते हैं। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर पोर होते हैं। इस न्यूक्लियर पोर के अंदर में क्या होता है? डीएनए होता है, और यही जेनेटिक मटेरियल होता है जो सारी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है।
है ना। यही जब ये क्रोमेटिड्स के रूप में प्रेजेंट होता है और इसी से क्या बन जाते हैं, यहाँ पे क्रोमोसोम बन जाते हैं, है ना। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर में सारा क्रोमेटिन या जेनेटिक मटेरियल अंदर की ओर प्रेजेंट होता है। जब यहाँ पे डिवाइडेशन की बारी आती है तो इस तरह से यहाँ पे क्या बन जाना है, ये क्रोमोसोम बन जाना है ना। फिर इसमें एक केंद्रिका होती है जो इस यहाँ पे केंद्रक की जितनी भी प्रोसेस हो रही है उसको ये कंट्रोल करती है। और यहीं से राइबोसोम भी प्रोड्यूस होते हैं, राइबोसोम का भी निर्माण होता है। और ये राइबोसोम का वर्क होता है प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। बाहर साइड में क्या होती है, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप की होती है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहती है और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स रहती है ना। और ये जो साइटोप्लाज्म, अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो जेली लाइक पारदर्शी स्ट्रक्चर रहता है जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स यहाँ पे फ्रीली प्रेजेंट होते हैं ना। फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अभी हमने बताया था कि रफ और स्मूथ दो टाइप की होती है ना। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, जिस पर राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं। फिर यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो प्रोटीन फॉर्मेशन हो रहा है ना। राइबोसोम का क्या वर्क होता है कि वो प्रोटीन निर्माण करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस के इसमें हेल्प करती है। फिर ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो और अदर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक वैक्यूल्स के अंदर में कवर हो जाते हैं और गोल्जी बॉडी के पास में जाके स्टोर रहते हैं और बॉडी इसको अलग अलग इसमें मैच्योर करती है, अलग अलग टाइप्स के एंजाइम फॉर्म करने में हेल्प करती है गोल्जी बॉडी, है ना। ये जो प्रोटीन की फोल्ड थी उसके साथ में दूसरे यहाँ पर भी अदर मटेरियल को अटैच करने में हेल्प करती है, जैसे लिपिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, है ना। ये प्रोटीन के साथ में अटैच करते हैं। फिर वैक्यूल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर देखो इस प्लांट सेल में ये वैक्यूल्स यहाँ पे बड़ी है लेकिन इस एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं था। ये सेंट्रल वैक्यूल्स, इसमें फ्लूइड, एयर, लिक्विड, मिल्क, ऑयल ऐसी चीजें यहाँ पर जमा हो जाती है ना। फिर एनिमल सेल में लाइसोसोम होता है जिसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं। इसके अंदर में डाइजेस्टिव एंजाइम रहते हैं जो हर चीज को क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। टॉक्सिक मटेरियल का डाइजेशन करते हैं, कोई वेस्ट पार्ट अगर वेस्ट मटेरियल निकल रहा है उसको डाइजेस्ट करते हैं। फिर माइट्रोकांडिया, माइट्रोकांडिया को क्या बोल रहे थे, पावर हाउस बोल रहे थे। और यहीं से क्या होती है, पावर जनरेट होती है जिससे सेल्स की जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो होती है। और यहाँ पे जो पावर जनरेशन की जो प्रोसेस होती है ये क्या कहलाती है, सेलुलर रेस्पिरेशन, है कोशिकीय श्वसन, जिसके कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है। और जो हम रेस्पिरेशन करते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे कोशिका उसमें मतलब ऊर्जा खर्च होती है ना। फिर ये सेल के अंदर में यहाँ पे कुछ साइटोस्केलेटल्स रहते हैं, कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स रहते हैं जो उसको ऐसे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम टेंट लगाते हैं तो उसमें पिलर चाहिए होते हैं कि वो कवरिंग नीचे ना है, वैसे यहाँ पर भी ये माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं जो उसको एक सपोर्ट और एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। अगर हम यहाँ पे प्लांट सेल्स की बात करें तो प्लांट सेल्स में क्या चीज हो रही थी, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के लिए इसमें क्या हो रहे थे, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट हो रहे थे जिसमें स्ट्रोमा और ग्रेना प्रेजेंट हो रहे थे जो सनलाइट को रिसीव करके यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे। और एनिमल सेल में क्या हो रहा था, माइट्रोकांडिया, यहाँ पे ये क्लोरोफिल। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या होती है, एक सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है जो काय की बनी हुई रहती है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म की। लेकिन एनिमल सेल के अंदर में ऐसी कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहती। अब यूनिक ऑर्गन की बॉडी के अंदर में क्या क्या यूनिक ऑर्गन होते हैं, तो बॉडी के अंदर में यहाँ पे कुछ यूनिक ऑर्गन होते हैं जैसे लंग्स हो गए। लंग्स की सेल्स में यहाँ पे ब्रोंकाई में क्या होता है, सीलिया प्रेजेंट होते हैं और ये सीलिया म्यूकस को आगे की ओर मूवमेंट्स करने में हेल्प करते हैं। ये देखो, ये म्यूकस को यहाँ आगे की ओर फ्लो करने में, ऐसी फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं जो एग को क्या करते हैं, आगे की ओर फ्लो करने में हेल्प करते हैं। फिर बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल में क्या होती है, इस पर यहाँ पर ये फ्लेजिला प्रेजेंट होते हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे। इसी के ऊपर ही छोटे छोटे रोम और पिलाई होते हैं जिसको एक ही स्थान पे मूव करने में हेल्प करते हैं। फिर ह्यूमन के अंदर में एक ऐसी सेल रहती है, सिर्फ एक ही ऐसी सेल है, स्पर्म सेल, जिसके अंदर में फ्लेजिला होता है ह्यूमन के अंदर में, ठीक है। इतनी चीज पे कुछ है तो बता।
वैसे ये बहुत नॉर्मल चीज थी और इतनी चीजें हमको यहाँ पे ये इस सेल का एक ओवरव्यू था कि हम कितनी चीजें यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इस सेल में, सेल स्ट्रक्चर में। चलो एक और चीज की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, शायद 12th जो लोग पढ़ चुके हैं उन लोगों को ये चीजें पता होंगी, बताएंगे कि ये क्या चीज है। सेल्यूलर टोटिपोटेंसी क्या चीज होती है? सेल्यूलर टोटिपोटेंसी क्या होती है ये? चलो बताओ जल्दी से। नाम लेंगे आरती, कामिनी, जल्दी बताओ। आरती, कामिनी, नैना। हमने पहली बार सुना है नाम। बहुत ही बढ़िया, मैं नहीं पढ़ाया था रे लड़की। हमने जब पढ़ा था तब आपने ये हमको नहीं पढ़ाया थे। बेटा पढ़ाया था आरती। नहीं, हमने शर्मा सर की क्लास में पढ़े थे। 12th का था ना, पर 12th में पढ़ाया ना मैंने, 12th तो मेरे से पढ़ी हो ना। हाँ, पर ये क्लास नहीं लगा है शायद। हाँ ये बेटा 12th का पोर्शन में भी पढ़ा है हमने, है ना। चलो मैं चलते पढ़े। सर ये हमारे 11th में था। नहीं, मैंने खुद ने पढ़ाया और तुमको ही पढ़ाया है, ठीक है। बढ़िया है। सर तो हम नहीं आए होंगे ना। हाँ, टोटिपोटेंसी का मतलब ये होता है, इसका हिंदी थोड़ा सा गड़बड़ करता है। पूर्ण सशक्तता, पूर्ण सशक्तता मतलब कोशिकीय पूर्ण सशक्तता। टोटिपोटेंसी का मीनिंग ये हो रही है कि भैया यहाँ पे क्या चीज हो रही थी कि कोशिकाओं के अंदर में एक क्षमता होती है रीजनरेशन की, पुनरुद्भवन की, जिसके कारण वो वापस क्या हो जाती है, एक नई सेल बनाने की उसकी कैपेसिटी होती है ना। तो ये क्या कहलाती है? टोटिपोटेंसी। एक आता है प्लूरोपोटेंसी। तो प्लूरोपोटेंसी में ये चीज होता है कि वो पूरी सेल नहीं बना सकती है, सिर्फ क्या कुछ ऑर्गन्स डेवलप होते हैं ना। तो जो टोटिपोटेंसी है इसको हैबरलैंड ने 1902 में 1902 में यहाँ पे इसको डिस्कवर किया था, या इनके दिमाग में ऐसी चीज आई थी, किसके? हैबरलैंड के दिमाग में आई थी, लेकिन वो उसको प्रूफ नहीं कर पाए थे, कोई चीजें उसकी वो बता नहीं पाए थे, है ना। लेकिन इसके बाद में स्टीवर्ट्स थे, एक स्टीवर्ट्स थे जिन्होंने क्या किया था, यहाँ पे गाजर की जड़ में, गाजर की जड़ के फ्लोएम के अंदर में टोटिपोटेंसी की कैपेसिटी देखी, और इन्होंने फिर इस चीज को एक्सप्लेन किया कि हाँ भाई कोशिका के अंदर में ऐसी कोई एक कैपेसिटी होती है जिसके कारण वो एक पूरी बॉडी डेवलप कर लेती है ना, एक पूरी बॉडी डेवलप कर लेती है। इतनी सी चीज याद रखनी है। हैबरलैंड के सिर्फ दिमाग में बात आई थी, थ्योरी कि उन्होंने सोची थी, लेकिन स्टीवर्ट्स ने गाजर की जड़ के अंदर में टोटिपोटेंसी देखी थी। ये बहुत अच्छे से याद कर लेना, स्टार वाला पॉइंट है बेटा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स, है ना। तो दो तरह की सेल्स होती है। पहले हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की। अभी हमने वीडियो में यहाँ पे देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या हो रही थी, सिर्फ यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट थी, है ना, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट था और न्यूक्लियोइड प्रेजेंट था, मतलब अनुवांशिक पदार्थ था। फिर इन सेल्स के ऊपर में कुछ क्या होते हैं, पिलाई होते हैं। मैंने अभी बताया था कि पिलाई सिर्फ उसको एक जगह पे ऐसे मूव करने में हेल्प कर रहा है, लेकिन एक फ्लेजिला होता है, हेयर लाइक, लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जो क्या होता है फ्लेजिला, जो इसको मूवमेंट्स या ट्रांसफर होने में हेल्प करता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने में हेल्प करता है। और फ्लेजिला के अंदर में माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट याद रखना 9+2 का अरेंजमेंट होता है, और जो राइबोसोम होते हैं इस प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप के होते हैं, ठीक है, 70S टाइप के। दूसरी चीज यहाँ पर बात करते हैं अब यूकैरियोटिक सेल्स की। तो यूकैरियोटिक सेल्स में हमने बोला था यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट थी, सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है ना। ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है जो क्या कर रहे थे, सारी जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसको यहाँ पे कर रहे थे। और डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे लाइसोसोम रहता है, गोल्जी बॉडी रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहते हैं,
है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। तो ये किस में होता है, यूकेरियोटिक सेल्स में होता है। तो यहाँ से हमको जो मेनली चीज याद रखनी है, यूकेरियोटिक सेल्स में हमको यहाँ पे डिफरेंस याद रखने हैं, ठीक है। ये क्या चीज हो रही, सबसे पहले डेफिनेशन। तो इसमें क्या हो रहा है, हमने अभी बोला कि यहाँ पे कंटेनिंग मतलब वो क्लियरली किस चीज की बनी हुई है, मतलब क्या चीज है उसके अंदर में, न्यूक्लियस और जो मतलब यूकेरियोटिक सेल है, क्लियर किसकी है, मतलब इसमें एकदम स्पष्ट रूप से एक न्यूक्लियस और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, और जो मतलब एक झिल्ली युक्त क्या रहते हैं, ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी वॉल्डी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ये सारी चीजें यूकेरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर है, यहाँ पे कोई ऐसी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते, ऑर्गेनेल्स उसके अंदर में, सेल के अंदर में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या आती है, एनिमल सेल आती है, प्लांट आते हैं, फंगाई आते हैं, और कुछ प्रोटिस्टा सेल्स आती है ना। इस साइड में यहाँ पे बैक्टीरिया और की बैक्टीरियाज आते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है और मेम्ब्रेन युक्त रहता है ना, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, यहाँ पे न्यूक्लियोइड प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियोइड क्या था, ये ऐसी सेल थी और इसके अंदर में यहाँ पे ये जो गुणसूत्र पड़ गया इसी को न्यूक्लियोइड्स बोल रहे थे, है ना। तो ये चीज इसके अंदर में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है लेकिन न्यूक्लियोइड्स प्रेजेंट रहता है ना। फिर अगली चीज सेल का साइज, तो सेल के साइज में क्या हो रही थी, यहाँ पे 10 to 100 माइक्रोमीटर्स की हो रही थी, और ये क्या हो रही थी, स्मॉल साइज की रहती, 5 माइक्रोमीटर्स, 0 से लेके मतलब 1 से लेके 5 माइक्रोमीटर्स तक की इनकी साइज होता है ना। फिर डीएनए रिप्लिकेशन, ये हाईली रेगुलेटेड होता है, सेलेक्टिव ऑर्गेनिज्म और सीक्वेंस होता है, एक सीक्वेंस में चलता है इनका जीनोम जो कॉपी होता है। डीएनए रिप्लिकेशन बहुत ही एक सीक्वेंस में चलता है, पर्टिकुलर स्टेज रहती है, पर्टिकुलर मटेरियल चाहिए होता है यहाँ पे इनके डीएनए रिप्लिकेशन के लिए। और यहाँ पे रिप्लिकेशन उसका जो जीनोम है, क्योंकि एक ही जीनोम था, ये इस तरह से एक ही मटेरियल प्रेजेंट था, तो आसानी से कैसे भी क्या हो सकता है, रिप्लिकेट हो सकता है। और उसमें जीनोम उतना कोई इनका मतलब बहुत ज्यादा है, उसमें बेस पेयर प्रेजेंट नहीं रहते हैं, तो कहीं गड़बड़ होने के भी चांसेस बहुत कम रहते हैं। फिर ऑर्गेनिज्म टाइम, ये कैसे रहते हैं, यहाँ पे यूकेरियोटिक मल्टी सेलुलर रहते हैं, बहुत सारी यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट रहती है। अगर ये किसी ऑर्गन या किसी कहीं पर प्रेजेंट है तो ये कैसे रहते हैं, प्रोकैरियोटिक हमेशा यूनिसेलुलर है। क्रोमोसोम मोर देन 1 होता है, जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें तो हमारे अंदर में 46 है ना। अब भी हमने ड्रोसोफिला की अगर वो हमने मौत की बात करी थी तो उसमें क्या हो रहे थे, 10 हो रहे थे। अलग अलग गेहूं की बात करें तो उसमें किसी में अलग, एक किस्म में 12 हो रहा है, किसी के अंदर में 24 हो रहा है, 14 हो रहा है, अलग अलग यहाँ पे क्रोमोसोम है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ ये एक सिंगल स्ट्रैंड प्रेजेंट था, और वो भी कैसा था, लूप के इसमें था, लंबा था। फिर इसमें एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल रहता है, प्लाज्मिड, जो रिंग लाइक शेप में इसके अंदर में प्रेजेंट रहता है। और ये जो प्लाज्मिड रहता है ना, ये जो यहाँ पे प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल, मतलब ये प्रेजेंट है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी कोई उस प्रोकैरियोटिक सेल को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ना। राइबोसोम बड़े होते हैं, और इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, 80S टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, 70S टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 70S। यहाँ पर कुछ के अंदर में 70 भी हो सकते हैं ना, 70S भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 70S ही होंगे, ठीक है। ठीक है, अगली चीज ग्रोथ एंड जनरेशन टाइम। तो ग्रोथ और जनरेशन इसमें धीरे धीरे होती है ना। अगर ये ग्रोथ कर रही है यूकेरियोटिक सेल्स तो ये धीरे धीरे डिवाइड होती है, धीरे धीरे यहाँ पे न्यू सेल्स फॉर्म होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होती है, फास्टर होती है, क्योंकि इसको अपनी संख्या बहुत ज्यादा यहाँ पे बना के रखना है, तो ये फास्टर जल्दी 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 ग्रोथ कर ले। ऑर्गेनल्स अभी बताया कि इसके अंदर में सारे ऑर्गन प्रेजेंट है, इसके अंदर में कोई ऑर्गन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है ना। एबिलिटी टू स्टोर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, एबिलिटी की स्टोर करने की, तो ये तो सबसे अच्छी कैपेसिटी है इसकी, है ना। ये मतलब ये एबल होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, डीएनए होता है जो सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है और फिर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करता है। यहाँ पर भी क्या होती है, एबिलिटी प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोटिक्स में भी, क्योंकि ये तो क्या कर रहा है, यहाँ पे समसूत्री विभाजन कर रहा था, एक सेल थी उससे दूसरी सेल क्लोन बना ले रहा था, है ना। तो इसके अंदर में भी यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है जो हेरिडिटरी को कंट्रोल कर सकता है। सेल वॉल सिंपल, सेल वॉल यहाँ पे
प्रेजेंट होती है, लेकिन किसके अंदर में प्रेजेंट होती है? प्लांट और फंगाई में। प्लांट के अंदर में सेलुलोज की होती है और फंगाई के अंदर में काइटिन की होती है। प्रोकैरियोटिक्स में यहाँ पे प्रेजेंट होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत ही मिश्रित रहती है, और जिसको हम क्या बोलते हैं? कैप्सूल बोलते हैं। पेप्टाइड, ग्लाइकोपेप्टाइड, म्यूकोपेप्टाइड्स, इन सब की बनी हुई रहती है, मतलब ये कंपोजिशन उसमें प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, दोनों में ही प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म दोनों में ही प्रेजेंट है। इतने डिफरेंस यहाँ पर याद रखने हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, या सेंड कर दूंगा, ऐसी दिक्कत नहीं, सेंड भी कर दूंगा, नहीं ले रहा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सेंड भी कर दूंगा। फिर बात करते हैं यहाँ पे प्लांट सेल और एनिमल सेल की, है ना। इसमें भी हमको डिफरेंस ही याद रखने हैं। तो सबसे मेन डिफरेंस तो याद रखो कि इसके अंदर में यहाँ पे वैक्यूल्स प्रेजेंट है। अभी हमने वीडियो में भी देखा था कि यहाँ पे वैक्यूल्स प्रेजेंट हो रहे थे। सेल वॉल जो प्रेजेंट थी, सेल वॉल की काय की बनी हुई थी? यहाँ पे साइटोप्लाज्म की बनी हुई थी। और इसमें यहाँ एनर्जी के लिए क्या रहता है? फोटोसिंथेसिस के लिए ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। और इसमें यहाँ पे एनर्जी या सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए क्या प्रेजेंट हो रहा है? माइट्रोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें वैक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते, बाकी सारी चीजें प्रेजेंट होती। एनिमल सेल में कुछ सेल के ऊपर छोटे छोटे सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में यहाँ पे कोई भी सीलिया प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, ये हम डिफरेंस की बात करते हैं अब यहाँ पे। तो प्लांट सेल में क्या चीज हो रही है? प्लांट सेल बड़ी होती है किससे? एनिमल सेल से। ठीक है, एनिमल सेल से बड़ी होती है। और एनिमल जो सेल रहती है वो प्लांट सेल से कैसी होती है? हमेशा छोटी होती है। ठीक है, अगली चीज, सेल वॉल प्रेजेंट होती है और इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी रहती है, और इसमें 3 लेयरें रहती है ना। अपर लेयर रहती है, मतलब एक मिडिल लेयर हो गई, प्राइमरी लेयर हो गई, और एक सेकेंडरी वॉल। 3 टाइप की सेल वॉल प्रेजेंट रहती है। इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे प्लाज्मोडोमेटास प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मोडोमेटास क्या होते हैं? यहाँ पे एक तरह के जीव द्रव्य तंतु जिनको बोलते हैं, जिनकी खोज यहाँ पे टैगली करके एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले देखा था। और स्ट्रॉसबर्गर जो थे, इन्होंने 1901 में इसके बारे में अच्छे से एक्सपेरिमेंट किया था, और इनने बताया था कि यहाँ पे कुछ स्टोमेटास यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं? एक स्ट्रैंड के जैसे वर्क करते हैं, और कनेक्ट, मतलब एक जो कोशिका झिल्ली है उसको केंद्रक से दूर बना के रखते हैं। साथ में ये जो आपस में अगर कोई दो सेल्स है ना, आपस में 2 सेल है, जैसे एक सेल ये प्रेजेंट है और एक सेल ये प्रेजेंट है, तो इन दोनों सेल के बीच में एक ऐसा ये फाइबर जैसा स्ट्रक्चर रहता है, जो इन दोनों सेल्स को क्या करता है? जोड़ के रखता है। ठीक है, दोनों सेल्स को जोड़ के रखता है, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं। अभी आगे आएगा तब और बताऊंगा। ठीक है, फिर क्लोरोप्लास्ट प्लांट में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एनिमल के अंदर में प्रेजेंट नहीं होता है ना। टीनोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। वही किटकैट दे दो यार। फिर यहाँ पे सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होता है, लेकिन कैसे होता है? सिर्फ यहाँ पे जब विभाजन होता है उस टाइम में। और ये जो सेल्स होती है यहाँ पे सेंट्रियोल्स, वो मोटिलाई जो सेल्स होती है उसमें बड़ा होता है। और एनिमल सेल्स में क्या होता है? यहाँ पे पहले से ही प्रेजेंट होता है ना। फिर न्यूक्लियस यहाँ पर क्या होता है? पेरिफेरी होता है। मतलब क्या होता है? जैसे ये सेल है तो इसमें धीरे प्लांट सेल में न्यूक्लियस यहाँ पे इस सेल मेम्ब्रेन के पास में रहता है, जबकि एनिमल सेल में क्या होता है? जो न्यूक्लियस रहता है वो इसके सेंटर में रहता है ना। लाइसोसोम इसमें क्या रहता है? कम मात्रा में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेस्ट मटेरियल दूसरी चीजों में यूज हो जाता है, जैसे सेल वॉल बनाने में यूज जा रहा है, गोंद, रेजिन, टाइलिन, इस तरह के प्रोडक्ट फॉर्म हो जाते हैं ना, वेस्ट मटेरियल। जबकि यहाँ पे लाइसोसोम प्रेजेंट रहते हैं, जो डाइजेस्टिव और टॉक्सिक मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं। फिर स्ट्रॉन्ग क्या स्टोरेज मटेरियल, स्टार्च प्रेजेंट होता है। और एनिमल सेल के अंदर में जो फूड मटेरियल स्टोरेज होता है वो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स के रूप में प्रेजेंट होता है। ठीक है, आज अगर शायद नई चीज देखी हो तो ये दिखाऊंगा यहाँ पे, प्लाज्मोडेमाटास, है ना।
ये अभी तक नहीं पढ़ा होगा तुम लोगों ने। क्यों, पढ़ा था क्या पहले? किसी ने पढ़ा था तो बता दो, नहीं पढ़ा था नहीं पढ़ा। नहीं ठीक है। पढ़ा। आज के लिए इतनी चीजें है ना। दोनों यूकेरियोटिक्स प्रोकैरियोटिक्स में डिफरेंस अच्छे से यहाँ पे नोट कर लेना। जितनी चीजें अभी मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में जो साइंटिस्ट बताए थे उनकी जो थ्योरिया बताई था, यहाँ पे सेल थ्योरी जो बताई थी, ये भी सबको नोट करना है। ठीक है, ये बाकी चीजें तो कल देखेंगे। अभी ये एक स्ट्रक्चर अभी दिखा सकता हूँ, शायद नहीं है, अभी नहीं है। ठीक है, ठीक है, सभी लोगों को गुड डे, बाय। ओके।